स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। दोस्तों, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति का भाग चौथा है, यानी कि 3 भाग हम कर चुके हैं। और अगर वो तीनों में से कोई एक भाग या तीनों ही भाग आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों एक कथन है, कुछ पंक्तियाँ हैं, वो ज़रूर पढ़ लेते हैं। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नान्हो सो अमर्यो चीख पड़्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। मतलब ये है, ये जो सबसे पहले तो ये समझते हैं कथन कहा कि इसने, ये कथन जो है वो कन्हैयालाल सेठिया ने कहा है। पीथल और पाथल उनका एक ग्रंथ है, उनकी कृति है, उसमें उन्होंने ये बात कही है। अरे घासरी रोटी ही मतलब है कि वो घास की रोटी थी। जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, जब वन बिल्ली जो होती, वन में रहने वाली जो बिल्लियाँ होती वो लेके भाग गई। नानो सो अमर चीख पड़ी, मतलब छोटा सा अमर सिंह जो है, महाराणा प्रताप के कुंवर अमर सिंह, वो चीख पड़े। राणा रो सोयो दुख जाग्यो, मतलब जो महाराणा प्रताप थे उनका सोया हुआ दुख जाग गया। दोस्तों, ये पंक्तियाँ हमने आज नहीं, अपने बचपन में 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी दोस्तों। वहाँ पे भी यही सेम चीज़ थी और यही ये सेम है कि जो है एक तरीके से जब उन्होंने जो एक लड़ाई पूरे जीवन जारी रखी अकबर के साथ में, अपने स्वाधीनता को लेकर, स्वाधीनता की लड़ाई, देश प्रेम की लड़ाई, मातृभूमि के लिए जो लड़ाई उन्होंने जारी रखी, उसके बदले उनको इतने सारे दुख जो उठाने पड़े, उसी दुखों की जो विडंबना होती है उन्हीं को इन पंक्तियों में उतारने की कोशिश की कन्हैयालाल सेठिया ने। तो इन पंक्तियों से हम समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी हस्ती जो अकबर, उससे बिल्कुल अपने स्वाधीनता के लिए लड़ना कितना मुश्किल कार्य था, कितना दुष्कर कार्य था, चाहे वो मेवाड़ के राजा ही क्यों ना हो। तो दोस्तों पहले प्रश्न से करते हैं आरंभ। चंपानेर की संधि कब हुई? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से लीजिएगा। चंपानेर की संधि कब हुई? 1452 ईस्वी, 1453 ईस्वी, 1444 ईस्वी या फिर 1456 ईस्वी। तो दोस्तों चंपानेर की संधि जो हुई थी वो 1456 ईस्वी में हुई थी। महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में ये संधि हुई थी। अगला प्रश्न, राणा कुंभा द्वारा बनवाए गए कुल 32 दुर्गों में से सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग कौन सा है? मचान का दुर्ग, बैराठ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राणा कुंभा ने दोस्तों जो 32 दुर्ग बनाए थे उन सब में से जो महत्वपूर्ण दुर्ग है वो है कुंभलगढ़ का दुर्ग। इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इसी दुर्ग में, कटारगढ़ में जो है, कुंभा के पुत्र उदा ने उनकी हत्या कर दी थी। और यही वह दुर्ग है जिसमें पन्नाधाय गुर्जर अपने लड़के चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाकर लेके आई थी। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग अपने आप में मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों 3 कारण महत्व को हमने बताए। महाराणा प्रताप जो बहुत ही वीर, बहुत ही प्रसिद्ध सपूत अपने मेवाड़ के, तो उनका वहाँ पे जन्म हुआ और इसी में कुंभा के पुत्र ने उनकी हत्या की। और इस सबसे भी महत्वपूर्ण बात ये कि उदय सिंह को बनवीर से बचा के लेके जो पन्नाधाय गुर्जर, जो कि एक माँ कही जाती हैं, एक भाग्य विधाता हम कह सकते हैं उदयपुर की या यूँ कहीं मेवाड़ की, तो वो है, वो भी दोस्तों इसी किले की बात है। तो कुंभलगढ़ का किला अपना में बड़ा मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध। तो मेवाड़ केसरी के नाम से दोस्तों कौन प्रसिद्ध है? उदय सिंह, राय सिंह, अजीत सिंह, महाराणा प्रताप। मेवाड़ केसरी के नाम से दोस्तों महाराणा प्रताप प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा, नागदा, बारडोली, चित्तौड़गढ़। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक दोस्तों हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था। बारडोली में उनकी समाधि है। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में, दुर्ग में जो है हुआ था। अगला प्रश्न, मेवाड़ की थर्मोपॉली कहलाने वाला हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये मेवाड़ की थर्मोपॉली कहा किसने था दोस्तों? तो ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। और जो है दिवेर के युद्ध को क्या कहा गया था? आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। 1576 ईस्वी, 1575 ईस्वी, 1555 ईस्वी या फिर 1569 ईस्वी। तो मेवाड़ की थर्मोपॉली कहलाने वाला हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। गोगुंदा और खमनौर के मध्य मिट्टी का रंग पीला है, उसी कारण इसको हल्दी घाटी कहा गया था, क्योंकि हल्दी पीली होती है। हल्दी घाटी का नाम दिया गया जिसमें अकबर की ओर से मान सिंह थे और मेवाड़ की ओर से महाराणा प्रताप लड़े थे। पोंजा नामक भील महाराणा प्रताप की तरफ से भी लड़ा था। झालाबीदा ने प्रताप का छत्र उतार कर स्वयं धारण कर लिया, जिसे दुश्मनों ने उन्हें प्रताप समझकर मार डाला और महाराणा प्रताप के प्राण बच गए थे। तो ऐसे ऐसे वीर सपूत भी हुए थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। हकीम खान सूरी का मकबरा किस जिले में स्थित है दोस्तों? अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर ये उदयपुर 2 बार ऑप्शन है दोस्तों, तो ये जो है उदयपुर में ही है। उदयपुर के खमनौर में हकीम खान सूरी का मकबरा है।
हकीम खां सूरी प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति भी था, तो इसीलिए जो है हकीम खां सूरी का नाम प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, वह इतिहासकार कौन है जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी? तो वो इतिहासकार कौन है दोस्तों? S.K. पांडे, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर मथुर लाल शर्मा या फिर रजनी पामदत्त। तो वो कौन इतिहासकार है जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णित युद्ध का? वो है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली और प्रत्येक लड़ाके को लियोनिडास की संज्ञा दी थी। अबुल फजल, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और मोहनोत नैणसी ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध भी कहा है। तो खमनौर का युद्ध कहो, हल्दी घाटी युद्ध को, एक ही चीज़ है, तो आप इसमें भ्रमित मत होइएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित साहित्यकार कौन था? अमीर खुसरो, अबुल फजल, बदायूनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अकबर की ओर से जो हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित साहित्यकार था वो था बदायूनी। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली जो रीट हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2018 में, तो उसमें भी जो है ये प्रश्न आया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद, रामलाल, श्याम सिंह या राम सिंह। तो महाराणा प्रताप के हाथी का दोस्तों जो नाम था वो राम प्रसाद था। युद्ध के दौरान ये हाथी अकबर को मिल गया था, जिसके पश्चात अकबर ने इसका नाम बदल के पीर प्रसाद कर दिया था। तो राम प्रसाद नाम था, न कि रामलाल। ये सेम ऑप्शन आए थे उसमें भी। हवाई अकबर के हाथी का नाम था, मर्दाना मान सिंह के हाथी का नाम था, इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध जो है हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। तो अकबर के हाथी का नाम हवाई और मर्दाना मान सिंह के हाथी का नाम था, तो हाथियों के भी नाम काफ़ी फेमस। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं आर्थिक सहायता के रूप में देने के कारण भामाशाह को मेवाड़ के कर्ण की संज्ञा किसने दी है? मुंशी देवी प्रसाद, कर्नल जेम्स टॉड, श्यामल दास या फिर गोपीनाथ शर्मा। तो दोस्तों वो हैं कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने भामाशाह को मेवाड़ के कर्ण की संज्ञा दी। कर्ण तो आप जानते हो, ठीक है, तो बड़े दानवीर, बड़े दानदाता रहे। ठीक वैसे भामाशाह, अब आजकल जो नाम प्रयोग किया जाता है कि भामाशाहों का हम स्वागत करेंगे, विद्यालय भामाशाह दान करें, तो ये सब चीज़ें, भामाशाह नाम कहाँ से आया? तो भामाशाह नाम वहीं से आया है, क्योंकि जब महाराणा प्रताप लड़ाई लड़ रहे थे तो फिर क्योंकि वो राजपाट छोड़ के निकल गए थे, तो उनके पास उतनी आर्थिक मुद्राएं नहीं थी, तो वो 20,000 स्वर्ण मुद्राएं आर्थिक सहायता के रूप में दी थी भामाशाह नाम के व्यक्ति ने। तो इसी कारण जो है भामाशाह नाम प्रसिद्ध हुआ। और भामाशाह को कर्नल जेम्स टॉड ने मारवाड़ के कर्ण की, माफ कीजिएगा, मेवाड़ के कर्ण की भी संज्ञा दी है। इस सहायता कारण भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर और मेवाड़ का रक्षक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस किले के लिए हुए युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने सार्वभौमिक स्थल का युद्ध करार दिया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर बसंतगढ़ दुर्ग। तो किस किले के लिए वो लड़ाई थी जिसको कर्नल जेम्स टॉड ने सार्वभौमिक स्थल का युद्ध करार दिया? तो वो था कुंभलगढ़ का दुर्ग। उसके लिए लड़ाई 1578 ईस्वी में अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप के सेनापति मान सिंह सोनगरा को हरा दिया था। ये पहली बार था जब किसी आक्रांता द्वारा कुंभलगढ़ के दुर्ग को जीता गया हो। तो इसी एक प्रश्न में दो बातें सॉल्व हो गई। तो पहली तो कुंभलगढ़ दुर्ग वाली, और दूसरा ये कि पहली बार ऐसा हुआ जब कोई किसी ने जो है कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता हो। तो सार्वभौमिक युद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कब किया गया? 1580 ईस्वी, 1586 ईस्वी, 1590 ईस्वी, 1584 ईस्वी। तो दोस्तों अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध 1584 ईस्वी में अभियान किया गया था। जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को अंतिम अभियान चलाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेवाड़ के वे शासक कौन थे जो अकबर के समकालीन थे? महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह, कर्ण सिंह। तो वो कौन शासक थे दोस्तों? जो है केवल अ एवं ब, अ ब एवं स, अ स एवं द या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अ ब एवं स यानी कि महाराणा प्रताप, उदय सिंह और अमर सिंह जो थे, दो मेवाड़ के शासक थे जो अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न, वह युद्ध जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की विजयों का पुनः श्री गणेश माना जाता है? मांडलगढ़ का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, दिवेर का युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा युद्ध था जो हल्दी घाटी के बाद हुआ था और उसके बाद महाराणा प्रताप विजयों पे, अपनी जो विनिंग स्ट्रीक है उस पर वापस लौटे थे? तो वो है दोस्तों दिवेर का युद्ध। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा इस युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी गई थी। मैंने अभी आपको प्रश्न पूछा था, मैराथन ये जो का युद्ध है वो 490 ईस्वी पूर्व यूनान में लड़ा गया था। तो ये सब वहीं से प्रेरित होके कही जा रही है बातें। अगला प्रश्न, उदयपुर का कौन सा स्थल मेवाड़ के महाराणाओं की आपातकालीन राजधानी रहा था? बारडोली, गोगोंदा, हल्दी घाटी। तो दोस्तों वो स्थल जो है जहाँ महाराणा, मेवाड़ के जो महाराणा होते थे आपातकालीन शरण लेते थे, आपातकालीन राजधानी बनाते थे, तो वो हमेशा गोगुंदा रहा है।
अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ? 1599 ईस्वी, 1597 ईस्वी, 1596 ईस्वी या फिर 1600 ईस्वी। तो महाराणा प्रताप का जो निधन हुआ था वो 1597 ईस्वी को हुआ था। चावंड के निकट बारडोली में महाराणा प्रताप का निधन हुआ और यहीं उनके शाही स्मारक के रूप में 8 खंभों की छतरी का निर्माण कराया गया। तो महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की है और मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया था वीडियो के कि बारडोली में उनकी जो है समाधि है। और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मारक जो है वो बलीचा गांव में है। अगला प्रश्न दोस्तों, मेवाड़ के किस शासक के काल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है? तो मेवाड़ के कौन से शासक थे जिनके समय को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है? महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह, राज सिंह। तो वो थे अमर सिंह, जिनको जो है राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है। किस समय सीमा को युद्ध और संधि का युग कहा जाता है? 1597 से 1690 ईस्वी, 1597 से 1680 ईस्वी, 1597 से 1620 ईस्वी या फिर 1597 से 1670 ईस्वी। तो युद्ध और संधि का युग जो कहा जाता है वो 1597 से 1680 ईस्वी का कहा जाता है। अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता कब स्वीकार की? 5 फरवरी 1615, 15 फरवरी 1617, 5 फरवरी 1616 या फिर 5 फरवरी 1618। तो अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता जो है वो 5 फरवरी 1615 को स्वीकार की थी। गागरोन का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 1518 ईस्वी, 1515 ईस्वी, 1510 ईस्वी या फिर 1523 ईस्वी। तो गागरोन का युद्ध जो है दोस्तों वो लड़ा गया 1518 ईस्वी में। इस युद्ध में राणा सांगा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को परास्त कर दिया था। इस युद्ध में पहली बार मेवाड़ द्वारा रक्षात्मक के स्थान पर आक्रामक युद्ध नीति अपनाई गई थी। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि वो कौन सा युद्ध था जहाँ पे जो है रक्षात्मक के स्थान पर आक्रामक युद्ध की नीति अपनाई गई? तो वो था गागरोन का युद्ध। इस युद्ध में राणा सांगा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी टू को हरा दिया था। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध कब हुआ? 1515 ईस्वी, 1518, 1519 या फिर 1527 ईस्वी। तो दोस्तों खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1527 ईस्वी में 17 मार्च को हुआ था। दौलत खान लोदी जो कि इब्राहिम लोदी के चाचा हैं, उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया था। इस युद्ध से पूर्व महाराणा सांगा ने पाती पर्वन नामक राजपूती परंपरा का निर्वाह किया था। इसी वर्ष 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध भी हुआ था। तो दोस्तों बयाना का युद्ध और इसमें जो है खानवा का युद्ध भी, ये दोनों प्रश्न यहाँ सॉल्व। और 1518 में खातोली जो कि बूंदी में पड़ता है और 1519 ईस्वी को बाडी जो कि धौलपुर में पड़ता है वहाँ का भी युद्ध हुआ था। तो काफ़ी ये युद्ध एक ही प्रश्न में। वर्तमान में खानवा किस जिले में आया हुआ है दोस्तों? उदयपुर, अलवर, भरतपुर या फिर जयपुर। तो वर्तमान में खानवा जो है वो भरतपुर में आया हुआ है। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो थे वो हसन खान मेवात के थे, जिसको हसन खान मेवाती भी बोलते हैं। आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा, मारवाड़ से राव गांगा और मालदेव तथा बीकानेर से कुंवर कल्याणमल भी महाराणा सांगा के साथ थे। तो इसमें राजपूतों की एकता भी नजर आई थी। अगला प्रश्न, वह रानी कौन थी जिन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की असफल याचना की? बहुत बार ये कहानियों में हम पढ़ चुके हैं बचपन में और काफ़ी बार क्वेश्चन आया भी है। तो वो जो रानी थी उनका नाम क्या था? हरकुबाई, उगमदे, पद्मावती या कर्मावती। तो दोस्तों उनका नाम था कर्मावती। 1533 ईस्वी में बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय उन्होंने वो राखी भेजी, लेकिन मुगल बादशाह कहाँ मानने वाले थे? हुमायूं माने ही नहीं, वो राखी के ऊपर आए ही नहीं। उदयपुर की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1550 ईस्वी, 1559 ईस्वी, 1650 ईस्वी या फिर 1761 ईस्वी। तो दोस्तों उदयपुर की जो स्थापना की गई वो 1559 ईस्वी में की गई। राणा उदय सिंह ने उदय सागर झील की स्थापना कराई और वे मेवाड़ के पहले शासक थे जिन्होंने अफगान अधीनता को स्वीकारा था। तो ये भी प्रश्न बनता है कि मेवाड़ के पहले शासक कौन थे जिन्होंने जो है अपने अफगानिस्तान की अधीनता को स्वीकारा? तो वो थे उदय सिंह और उन्होंने उदय सागर झील की भी स्थापना कराई थी। 1576 ईस्वी में अकबर ने उदयपुर को जीतकर उसका नाम मोहम्मदाबाद रख दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, कुंभलगढ़ के दुर्ग में बनी 12 खंभों की छतरी का निर्माण किस शासक की याद में कराया गया? महाराणा प्रताप, अजीत सिंह, पृथ्वीराज सिसोदिया या फिर राय सिंह। तो कुंभलगढ़ के दुर्ग में जो 12 खंभों की छतरी बनी थी उसका निर्माण जो है वो पृथ्वीराज सिसोदिया की याद में कराया गया था। पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता था और उन्होंने ये कथन कहा था कि मुझको मेवाड़ राज्य का शासन करने के लिए ही पैदा किया गया है।
अगला प्रश्न, किस शासक को इंदुपथ के रूप में जाना जाता है? महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा या फिर पृथ्वीराज चौहान? तो इंदुपथ किन्हें कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को जो है इंदुपथ कहा जाता है। आवल बावल की संधि कब हुई? 1444 ईस्वी, 1456 ईस्वी, 1477 ईस्वी या फिर 1457 ईस्वी? तो दोस्तों आवल बावल की जो संधि हुई वो 1457 ईस्वी में हुई थी, पाली में हुई थी। कुंभा और जोधा के मध्य ये संधि हुई थी। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ में बने कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? पर्वत शैली, द्रविड़ शैली, पाली शैली या पंचायत शैली? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में बने हुए कुंभ श्याम मंदिर के निर्माण का जो जिस शैली में किया गया वो पंचायतन शैली में किया गया है। चित्तौड़गढ़ का तृतीय और अंतिम शाखा कब हुआ था? 1566 ईस्वी, 1560 ईस्वी, 1568 ईस्वी या फिर 1576 ईस्वी? तो चित्तौड़गढ़ में टोटल 3 शाखे हुए थे। ये तीसरा और अंतिम शाखा जो है वो 1568 ईस्वी में हुआ था, जब रानी फूल कंवर ने जो है आत्मदाह कर लिया था। तो दोस्तों इसी के साथ अपना ये जो वीडियो है वो समाप्ति की ओर आ चुका है। और अगर आपको अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो लोग भी इन इतिहास के बड़ी हस्तियों को, इतिहास के बड़े व्यक्तित्वों को पढ़ सकें, उनके बारे में जान सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।